हेलो एवरीवन, श्योरिटी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन की ये लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे आपात उपबंध। उसमें जितने भी पॉइंट हैं वो सारे क्लियर होंगे और इस वीडियो में अगर इस बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती हैं तो मैं आपको बता दूंगा और उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर आपको पॉलिटी की पूरी लेक्चर ऐसे ही देखनी है तो आप लिंक में दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। वहां पे आपको पता चलेगा कि आप पॉलिटी का पूरा कोर्स कैसे ले सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या है आपात उपबंध कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिए, भारतीय संविधान का जो आपात उपबंध का पार्ट है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। तो जिस समय हम अनुच्छेदों की बात करते हैं तो वहां पे अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक हमें आपात उपबंध देखने को मिलते हैं। क्योंकि हम लोग ने भाग पढ़े हुए हैं कि भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा, भाग दो आपकी नागरिकता, भाग तीन आपका मूल अधिकार। उसी तरीके से सारे भाग चलते चलते जो आपका आपात उपबंध है वो किस भाग के अंतर्गत आता है, तो भाग 18 में आपका आपात उपबंध आता है। क्लियर है? यहाँ पे आपात उपबंध भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 से लेके 360। अब देखिए, आपके ये स्टेट टेट और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं आएगी कि अनुच्छेद 359 में क्या है, अनुच्छेद 358 में क्या है। तो उन डिटेलिंग को थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं। आपने अगर इस बोर्ड को देख लिया तो आपका आपात उपबंध का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलिए, और आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे याद होगा। अब अगर हम लोग आपात उपबंध के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उद्देश्य समझते हैं कि कुछ तो कारण होगा इसको लाने का। अगर आप इस संविधान में कुछ भी है तो उसका कोई ना कोई एक जेन्युइन रीजन होगा। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं उद्देश्य की, तो क्या ऐसा उद्देश्य था जिसके कारण आपात उपबंध को आपके संविधान में रखा गया। तो देश की जो एकता और अखंडता है उसको बनाए रखना। अब आप कहेंगे कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने से आपात उपबंध का क्या मतलब है। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसी चीजें हो जाती हैं देश में कि देश में बहुत सारे, मान लीजिए विद्रोह हो गया या किसी विदेशी का आक्रमण हो गया, तो देश कहीं टुकड़ों में न टूट जाए, उनकी ताकत छीन के कहां कर दी जाती है, ऊपर सेंट्रल में, यानी कि जो आपके राष्ट्रपति हैं उनके पास ताकत चली जाती है। हम लोग कहते हैं कि भाई देश में इमरजेंसी लागू हो गई, अब सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इसका मतलब यही है कि देश की एकता और अखंडता को, एकता जितने लोग हैं सब लोगों को एक मान लिया जाएगा और कहीं से वो खंडित ना हो जाए, अखंडता को बनाए रखने के लिए। ये है असल में आपात उपबंध का उद्देश्य। अब ऐसा क्या हो जाता है, क्योंकि जिस समय आप संविधान पढ़े होंगे, शुरुआती चीजें जानते होंगे, तो आपने जाना होगा कि हमारा जो भारत का संविधान है और भारतीय शासन व्यवस्था है वो परिसंघीय है। परिसंघीय शासन यानी जो राज्य के शासन होते हैं, राज्य के, केंद्र के, सबके मिलाकर शासन व्यवस्था है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, केंद्र के बारे में अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, राज्य के बारे में अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस समय आपात उपबंध लागू होता है तो ये परिसंघात्मक व्यवस्था किसमें चेंज हो जाती है, एकात्मक स्वरूप ले लेती है। सारी की सारी शक्तियां उठ के कहां चली जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यही है परिसंघात्मक शासन, जो कन्वर्ट हो जाता है आपात उपबंध लगने के बाद एकात्मक स्वरूप में। ये है इसका मूल उद्देश्य। देखिए, आपने यहां तक देख लिया। अब अगर आपात उपबंधों के प्रकार के बारे में बात कर ले तो सिर्फ और सिर्फ आपको तीन प्रकार याद रखने हैं, और तीन प्रकार में तीन आर्टिकल, जिसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला याद करने के लिए है कि राष्ट्रीय आपात, आपने नेशनल इमरजेंसी से सुनी जरूर होंगी। सेकंड नंबर आपने राज्य आपात,
इसके बारे में जो सुना होगा वो आपने सुना होगा, राष्ट्रपति शासन लग गया किसी प्रदेश में। किसी प्रदेश में जिस समय जो संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है या फिर वहां पे मुख्यमंत्री नहीं है, कैबिनेट नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन लग गया, तो वहां पे राज्य आपात की स्थिति होती है। अब राष्ट्रीय आपात में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 352 है। जिस समय हम लोग राज्य आपात की बात करेंगे उस समय उसका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 356। और अगर वित्तीय आपात की बात करेंगे तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। ठीक, ये वनडे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं क्योंकि इसमें केस लॉज भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पे अगर किसी को केस लॉज वाले तरीके से पढ़ना होगा तो वो भी कमेंट करेगा, क्योंकि ये वनडे एग्जाम के प्रभाव में है। तो वनडे एग्जाम्स में इतनी डिटेलिंग बहुत है, केस लॉज पूछते नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। अब यहां तक आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब देखिए तीनों को एक तरीके से कंपेयर में देख लेते हैं, तो आपको याद करने में भी सहूलियत होगी और सारी चीजें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। अब यहां मैंने राष्ट्रीय आपात लिख दिया है, यहां राज्य का आपात लिख दिया है और यहां वित्तीय आपात लिख दिया है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो आपात है ये सब लगाएगा कौन, तो देखिए हम जब भी बात करते हैं आपात लगाने की तो राष्ट्रपति को ही बोलते हैं कि राष्ट्रपति जी ने आपात लगा दिया, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो या राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में हो, वित्तीय आज तक लगी ही नहीं है। तो यहां पे क्या है कि हमको आपको क्या दिख रहा है कि राष्ट्रपति लगाता है, पर वास्तविकता में जिस समय इंदिरा गांधी थी उस समय तक तो राष्ट्रपति लगाते थे, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, ताकत छीन ली गई राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति की ताकत किसमें चली गई, मंत्रिमंडल में चली गई। अब जो राष्ट्रपति है वो एज ए स्टैंप या मोहर के तरीके से हो गया, तो राष्ट्रपति के पास जो भी ताकत है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, मंत्रिमंडल के अकॉर्डिंग, और वो भी कैसे, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे। तो अब देखिए कौन लगाएगा, तो लगाएगा तो राष्ट्रपति ही, मंत्रिमंडल नहीं लगा सकता, पर इनडायरेक्टली लगा कौन रहा है, मंत्रिमंडल ही। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। क्लियर है। अब राज्य आपात, ये हमने किसके बारे में बात की है, राष्ट्रीय आपात के बारे में। अब राज्य आपात में देखते हैं, यहां भी लगाएगा कौन, राष्ट्रपति ही लगा रहा है। क्लियर। बट अब यहां पे राज्यपाल से वो प्रतिवेदन प्राप्त करता है, जो भी कहीं का किसी प्रदेश का राज्यपाल होगा वो इन्हें भेजेगा, एक लेटर भेजेगा या फिर बताएगा कि फला राज्य जिसका भी वो राज्यपाल है उसमें स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं, आप यहां क्या लगा दीजिए, राज्य आपात लगा दीजिए। तो भी राष्ट्रपति को यहां राज्य आपात लगाने के लिए भी किसकी सलाह चाहिए, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह। तीसरा वित्तीय आपात, क्योंकि वित्तीय बड़ा है, किसी राज्य से संबंधित है नहीं, तो यहां भी क्या, राष्ट्रपति ही लगाएगा, पर किसकी सलाह पर लगाएगा, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह। तो देखिए लगाने का अगर आपने एक याद कर लिया कि कौन लगाएगा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति, तो आपके आपात उपबंध में लगाता कौन है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। किसके आवेदन पे, मंत्रिमंडल के लिखित, जब तक वो लिखित में नहीं देंगे तब तक ये नहीं लगा सकते। क्लियर। यहां पे राज्य वाले में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि राज्यपाल से अगर प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो यहां पे राष्ट्रपति लगाएगा। ऐसा नहीं कि राज्यपाल ही दे तभी होगा, यहां पे स्वप्रेरणा भी हो सकती है। इनको खुद समझ में आ रहा है कि भाई संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, लगा सकते हैं, फिर भी तब भी किसकी परमिशन चाहिए, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह। चलिए कब लगेगी, यानी जो ये इमरजेंसी है वो कब लगेगी और कहां लगेगी, तो ठीक है कब लगेगी, चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं।
तो पहले देख लेते हैं कि कहां लगेगी। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कहां लगेगी, फिर हम बता देंगे कि कब लगेगी। तो लगेगी कहां? ये राष्ट्रीय आपात है। इसका मतलब हम लोग पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो या तो पूरे देश में लगा दी जाए, ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक, पूरे देश में कौन सा आपात लगा दिया जाए? राष्ट्रीय आपात लगा दिया। या सेकंड में आपका संपूर्ण भारत, पहला तो संपूर्ण भारत हो गया है, दूसरा उसके किसी भाग पर। किसी भाग का मतलब यहां पे क्या है? कोई एक छोटा सा प्रदेश हो सकता है, कोई एक छोटा सा जिला हो सकता है, या उस जिले की कोई छोटी सी सीमा भी हो सकती है। इसमें इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि ये कहां दिया गया है, इसीलिए कह रहा है कि संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग पे। ठीक। सेकंड नंबर, राज्य का आपात कहां लगेगा? तो सीधी सी बात है, राज्य में ही लगेगा। ये संपूर्ण भारत में लग ही नहीं सकता, ये राज्य का है, तो पर्टिकुलर जिस राज्य के बारे में बात हो रही है उस राज्य में ये राज्य का आपात लगेगा। सेम वित्तीय आपात, क्योंकि ये पूरा का पूरा देश का मामला है, तो ये भी क्या? संपूर्ण भारत पर या उसके किसी भाग पर लगेगा। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कब लगेगी। क्वेश्चन आता है ना कि क्यों लगा रहे हैं भाई हम आपात। तो हम जब राष्ट्रीय की बात करेंगे, जब हम राज्य की बात करेंगे और जब वित्तीय की बात करेंगे, तो यहां तीनों में अंतर है। अब राष्ट्रीय की बात कर लेते हैं। यहां पे आपको याद करना होगा युद्ध। मान लीजिए किसी देश से भारत का युद्ध छिड़ गया हो, तो यहां पे क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जब राष्ट्रपति आपात लगा सकता है। कहीं से बाहर से आक्रमण हो गया है, किसी दूसरे देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो युद्ध, बाहर आक्रमण, ये दो कंडीशन तो आपको क्लियर हो गई। तीसरा, सशस्त्र विद्रोह। अब ये जो है सशस्त्र विद्रोह, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आया है। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों कि ये बाद में ऐड हुआ? तो इसके पहले यहां पे एक शब्द था आंतरिक अशांति। अब ये आंतरिक अशांति क्या होती है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए किसी देश के किसी पार्ट में या पूरे देश में कुछ बस हल्का फुल्का बवाल चल रहा है, तो उस पर भी राष्ट्रपति के पास ताकत थी पहले। कब से? 44वें संविधान संशोधन से पहले इनके पास ये ताकत थी, वो राष्ट्रीय आपात लगा सकते थे। पर यहां पे क्या हुआ? यहां पे सिंपल सा ये बात हुई कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसी आधार पर इमरजेंसी लगा दी कि आंतरिक अशांति की बात चल रही है। जब इंदिरा गांधी जी हार गई और दूसरी सरकार आई, तो वहां पे 44वां संविधान संशोधन किया गया और वहां पे उस शब्द को हटा के सशस्त्र विद्रोह डाल दिया गया। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया। यहां टोटल कब लगेगी? तो 3 आधार हैं। नंबर 1 युद्ध, नंबर 2 बाह्य आक्रमण, नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह। ये राष्ट्रीय आपात के बारे में है। चलिए कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर में चीजें ज्यादा आसान होती हैं। अब जब राज्य के आपात की बात होती है, तो राज्य में क्यों लगेगा? अगर लगाना है तो या तो राष्ट्रीय आपात लगा लो, पूरे देश में किसी भाग में लगा लो, चलेगा। पर अगर किसी पर्टिकुलर राज्य में लगाना है, तो वहां का मेन है कि संवैधानिक तंत्र फेल होने पर। अब आप कहेंगे संवैधानिक तंत्र क्या फेल होना, क्या होता है, ये शब्द क्या है? तो ये शब्द ये है कि जब भी कभी राष्ट्रपति को लगता है या राज्यपाल को लगता है कि संवैधानिक तरीके से जो उस प्रदेश की सरकार है वो अपना फंक्शन नहीं कर रही है, या फिर वो सत्ता में है ही नहीं, विधानसभा है ही नहीं, डिसॉल्व हो गई है और नया चुनाव नहीं हो पाया है, या फिर नई पार्टी इलेक्ट होके नहीं आई है, त्रिशंकु से गवर्नमेंट की कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या है? संवैधानिक तंत्र फेल हो गया उस राज्य में, संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, तो फिर राष्ट्रपति को यहां पे किस चीज की पावर मिल जाती है?
राज्य का आपात लगाने की ताकत मिल जाती है। सेकंड भी क्लियर हो गया कि क्यों लग रहा है, कब लग रही है, तो यहां पे संवैधानिक तंत्र फेल होने पर। और अब जब हम लोग बात करते हैं वित्तीय आपात की, तो वित्तीय आपात में आपको पता ही होगा कि वित्तीय संकट हो जाए, पैसे हैं ही नहीं देश में, अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने खर्चे कम कर देंगे और भी जितनी भी चीजें हैं फालतू की चीजें मंगाना बंद कर देंगे। तो देश वाले भी तो यही करेंगे, अगर इनके पास पैसे की कमी हो जाए और इनके पास पैसे रहे ही ना, तो ये क्या करेंगे, कटौतियां करनी चालू करेंगे। तो सेम टू सेम यहां भी क्यों होगा, वित्तीय स्थायित्व संकट में आ जाए। वित्त का जो स्थायित्व है कि मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास 5 करोड़ रुपए पड़े हैं और वो चल रहे हैं, अचानक मेरे पास 1 लाख रुपए बचे, तो अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता, मैं हड़बड़ाऊंगा कि यार ये मैनेज कैसे करूं, ईएमआई देनी है, घर का लोन है, ये है वो है, मैनेज नहीं कर सकता। तो अगर वित्तीय स्थिति गड़बड़ हो गई, संकट में आ गई, तो मुझे कुछ खर्चे कम करने पड़ेंगे ना, मैं घूमना बंद कर दूंगा, ठीक है, मैं बाहर खाना बंद कर दूंगा, बहुत सारी चीजें करूंगा ना। तो सेम टू सेम वित्तीय स्थायित्व अगर संकट में है तो उस कंडीशन में वित्तीय आपात लगाई जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कब लगाई जाती है। इसमें 3 कंडीशन, इसमें 1 कंडीशन और इसका भी लमसम एक ही कंडीशन कि पैसे खत्म हो जाएं देश के या फिर बहुत कम हो जाएं, लगा दी गई। अब ये ही पूछता है सबसे ज्यादा, वैसे ये भी पूछता है पर ये सब तो जरूर पूछता है, आपने जितने भी एग्जाम देखे होंगे इसमें यहां से क्वेश्चन तो बनना ही बनना, और लोग कंफ्यूज करते हैं, तो ये आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए पहले मैं ये बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि कब से कब तक जो अवधि है वो कब से कब तक रहेगी। तो देखिए जब भी कभी मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात लगा दिया, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिल गई, राष्ट्रपति आपात लग गई, तो अब राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात लगा दिया तो कब तक प्रवर्तन में रहेगी। इन्होंने कहा लिखित दिया, इन्होंने लगा दिया, कब तक प्रवर्तन में, तो 1 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। क्लियर, कि जिस समय राष्ट्रीय आपात की बात होगी या 1 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि अरे सर और भी तो होती है, बता रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं। राज्य के आपात के बारे में ये यहां पे इसलिए है कि जिस समय अभी यहां पे आपके संसद के सदन में नहीं रखा रहा है, अभी कहां है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ने लगा दिया है, किसके कहने पे, मंत्रिमंडल के कहने पे। तो अगर 1 माह तक ये चल सकता है, 1 माह से आगे बढ़ाना है तो एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। अभी ये प्रक्रिया नहीं है, अभी ये क्या है, कब से कब तक प्रवर्तन में रहेगी, तो 1 महीने तक, जैसे ही लगाया 1 माह तक प्रवर्तन में रह सकती है। अब उससे ज्यादा समय चाहिए तो एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सेम टू सेम राज्य का आपात है वो कब तक रह सकता है, तो वो मैक्सिमम 2 माह तक रह सकता है, और 2 माह से ज्यादा चाहिए समय तो ये क्या होगा, इसको भी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सेम कंडीशन वित्तीय आपात की कंडीशन में भी राज्य के आपात के तरीके से 2 माह तक का समय होता है। 2 माह तक राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को पूरी ताकत है कि ये 2 माह तक यहां लगा कर रख सके, 2 माह तक यहां लगा कर रख सके। बट अगर इसके बाद उनको चाहिए, उनको एक्सटेंड करना है, जिस 1 माह को, इस 2 माह को, इस 2 माह को, तो उनको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। प्रक्रिया क्या है, चलिए अब यहां पे हम लोग प्रक्रिया में बात करेंगे। तो प्रक्रिया ये है कि अगर 1 माह से अधिक की आवश्यकता है तो विशेष बहुमत द्वारा, सदन के विशेष बहुमत द्वारा पास करा ले। अब जब भी सदन की बात होती है तो आपको पता होगा एक अपने पास राज्यसभा है और एक लोकसभा है, जिसे हम लोग कहते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस। ये अपर हाउस है और ये लोअर हाउस है, जिसमें से ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, बट लोकसभा डिसॉल्व होती है, जिसमें मोदी जी आपके आए हुए हैं, वो लोकसभा है आपकी, वहां पे चुनाव होता है 5 सालों में, और कभी इमरजेंसी हुई तो वो चुनाव आयोग जाने कि वो कब कराएगा। तो
लोकसभा और राज्यसभा। तो यही चीज कह रहा है कि 1 माह से अधिक की आवश्यकता है, तो अब राज्यसभा और लोकसभा में ये जो आपका राष्ट्रीय आपात है इसका बिल रखा जाएगा कि भाई एक्सटेंड करना है। ठीक है, जिस समय रखा जाएगा तो वहां एक प्रक्रिया है कि विशेष बहुमत द्वारा दोनों सदनों से पास कराई जाए। क्लियर है, दोनों सदनों से, इसमें भी इसमें भी दोनों सदनों द्वारा पास कराई जाएगी। अगर पास हो जाती है तो कितना हो जाएगा, तो ये अवधि 6 मंथ हो जाएगी, 6 महीने। जो 1 महीने थी वो 6 महीने हो जाएगी। अब फिर जब 6 महीना खत्म होने वाला होगा तो अगर और एक्सटेंड करनी है फिर सेम प्रक्रिया अपना लें, राज्यसभा लोकसभा में ले जाके रखें और वहां पे क्या होगा, यही विशेष बहुमत द्वारा पास करा लें, फिर अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो गई। इस तरीके से ये जब तक चाहे ऐसा कर सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम अवधि किसकी होगी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय आपात की, असीमित। इनकी कोई सीमा नहीं बताई गई है कि ये कब तक लगा के रख सकते हैं। क्लियर। अब ये विशेष बहुमत द्वारा जो पास होना है, ये प्रक्रिया सेम टू सेम यहां भी अपनाई जाएगी, राज्य के आपात में सेम प्रक्रिया वित्तीय आपात में भी अपनाई जाएगी। इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, इन तीनों में कोई अंतर नहीं होगा। जो राष्ट्रपति ने जब लगा दिया उसके बाद एक्सटेंड करने वाली बात जो है वो यही राज्यसभा और लोकसभा एक्सटेंड करते हुए लगाएंगे। अब विशेष बहुमत क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और ये भी बात कर लेते हैं कि हमने बताया अभी क्या, राज्यसभा क्या है, कभी विघटित नहीं होती, लोकसभा तो विघटित होती है, 5 साल बाद लोकसभा गायब हो गई। ऐसी कंडीशन में अगर लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में जिस समय लोकसभा आपकी क्या हो, सदन में न हो, यानी सत्र में न हो, उस समय क्या कंडीशन होगी, तो यहां पे बताया है कि यदि लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा से पास करा ले। अगर लोकसभा नहीं है सत्र में या फिर डिसॉल्व है तो क्या है, राज्यसभा से पास करा ले। और जब नई लोकसभा गठित हो जाए तो 30 दिन के भीतर पास करा ले, अदरवाइज क्या होगी, खत्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। क्या जो आपात है, ये तीनों आपात खत्म हो जाएंगे। उनका क्योंकि डेट क्या है, इनका 2 ही महीने है मैक्सिमम, इनका भी 2 माह है, इनका भी 1 माह है। अब मान लीजिए 6 महीने एक्सटेंड कराना है सबको, क्योंकि सबकी अवधि कितनी हो जाएगी, 6 मंथ इनकी भी हो जाएगी, 6 मंथ इनकी भी हो जाएगी जब एक्सटेंड हो जाएगा। अब यहां पे क्या है कि अगर राज्यसभा क्योंकि परमानेंट रहेगी और लोकसभा नहीं है, जैसे मान लीजिए मोदी जी की गवर्नमेंट गिरती है, नया चुनाव होता है, तो कुछ समय के लिए क्या करते हैं, वो इस्तीफा देते हैं, या फिर मान लीजिए किसी की गवर्नमेंट गिर गई। अब उस समय अगर राष्ट्रीय आपात लग गया तो राज्यसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास हो गया। अब फिर उनकी क्या हुई, चुनाव हो गया, और चुनाव होकर फिर मोदी जी आपके आ गए। तो वहां पे क्या हुआ, जब वो सत्ता में आए, यानी लोकसभा जब नई गठित होगी उसके 30 दिन के भीतर ये जो आपात वाली स्थिति है उस लोकसभा के समक्ष रखी जाएगी, और वहां भी विशेष बहुमत से अगर पास हो जाती है तो वह एक्सटेंशन क्या मान लिया जाता है, ओके मान लिया जाता है। सेम कंडीशन वित्तीय राज्य और इसमें है। अब देखिए विशेष बहुमत क्या होता है, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए तो एक कैलकुलेशन भी समझनी होगी, बट एकदम साधारण शब्दों में अगर समझिए तो सदन का बहुमत, सदन का बहुमत अगर आप कैलकुलेशन में जाएंगे तो 543, तो इसका 1 मतलब ये 543/2, ये क्या होगा, सदन का बहुमत होगा, क्योंकि हमें बहुमत हमेशा कितना होता है, 50% + 1 हमेशा बहुमत होता है। तो सदन का बहुमत और उपस्थित, कितने लोग उपस्थित हैं और कितने लोग मत देने वाले हैं, उन दोनों का अगर योग लगाएंगे तो 2/3 हमको वहां पे वोटिंग चाहिए होती है, तब जाके ये दोनों पास होता है।
इसका मतलब यह है कि सदन के बहुमत से तो कम वोट होने ही नहीं चाहिए, नंबर एक चीज। इसका मतलब ये क्या है, 543 में अगर 2 का वो करेंगे तो 250 और 272 क्या होता है, 273 पे ही तो होती है, तो 273 से तो कम वोट पड़ ही नहीं सकते, उससे कम तो होगा ही नहीं। तो यहां क्या है, सदन का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, इससे कम नहीं, और जितने लोग उपस्थित है और मत देने वाले हैं उनका भी परसेंटेज कितना, 2/3 इक्वल टू 66% के लमसम होता है। ठीक, तो इतना वोट पड़ने पर ही ये क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। ये मैंने शॉर्ट में बताया है, मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इसकी पूरी टॉपिक है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कब से कब तक क्या अवधि है, 1 माह, 2 माह, 2 माह। ठीक, प्रक्रिया क्या क्या है इनकी, जो राष्ट्रीय आपात थी उसकी जो मैक्सिमम अवधि थी मैंने वो भी बता दी कि मैक्सिमम अवधि इनकी असीमित है, बट इनकी लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि कहीं जो आपका मतलब राष्ट्र है या फिर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं वो असीमित ताकत का इस्तेमाल न कर ले, वो निरंकुश न हो जाए। इसीलिए जो संविधान जो निर्माता थे उन्होंने कुछ चीजें बांट दी। क्या कह दिया कि इनके लिए कुछ लिमिटेशन है, असीमित नहीं रह सकते आप, लिमिटेशन है इनके लिए। अगर पूछता है कि राज्य आपात मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकता है, तो मैक्सिमम 3 सालों तक रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये क्लियर है, बट उसमें भी 2 फर्केशन है। नंबर 1 साल तक ये लोग कर सकते हैं। कौन लोग, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, राज्यसभा, लोकसभा, जो एक्सटेंशन करना है वो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1 साल तक। अब 1 साल से ज्यादा की जरूरत है तो यहां पे चुनाव आयोग अगर लिख कर दे देता है, क्या लिख के देता है कि हम चुनाव कराने में अभी असमर्थ हैं, तो ये अवधि 2 साल तक की और बढ़ जाएगी और ये टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल 3 साल तक। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, चुनाव आयोग के ऊपर है, वो 2 साल तक एक्सटेंड कराना चाहे तो करा सकता है, अदरवाइज नहीं होगी। ये साल भर होती है पर मैक्सिमम कितनी है, 3 साल। अब बात करते हैं कि भाई वित्तीय में भी कोई कंडीशन है, तो वित्तीय भी असीमित है और ये आज तक लगी नहीं है, तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं भी नहीं होती। अब समाप्ति भी तो होगी, किसी भी चीज को अगर कोई प्रारंभ करता है तो समाप्त भी होगी। तो अब समाप्त पे आ जाते हैं कि कैसे समाप्त होगी। तो देखिए, राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है। देखिए सेम मैंने लिखा है क्योंकि इन तीनों में सेम कंडीशन होगी। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं 2 तरीका होगा। नंबर 1, राष्ट्रपति उद्घोषणा कर दे। ठीक, राष्ट्रपति अगर उद्घोषणा कर दे, किस चीज को उद्घोषणा कर दे कि भाई राष्ट्रीय आपात मैं खत्म करता हूं, वही मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे ही करेगा कि वो घोषणा कर दे कि राष्ट्रीय आपात इस तारीख से खत्म, खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। क्लियर है, राष्ट्रपति ने क्या किया, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे उद्घोषणा कर दी, ये खत्म। सेकंड नंबर, यहां पे 2 कंडीशन है। जैसे सत्र में नहीं है, कभी कभी क्या होता है दोनों सदन सत्र चलता रहता है, मानसून सत्र और वो ग्रीष्मकालीन बजट सत्र, ऐसे सत्र चलते हैं। तो यहां पे सत्र में है तो 1/10 सदस्य, इसका मतलब यह है कि 543 सदस्य जो हैं उसके 1/10 सदस्य स्पीकर को नोटिस दे दे, इतनी बड़ी नोटिस ने पकड़ा दे कि हम इस पे एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात, वित्तीय आपात, सबके कंडीशन में एक ही है, खत्म हो जाए। या फिर अगर ये सत्र में नहीं है तो नोटिस किसके पास जाएगी, नोटिस 1/10 सदस्य मिलके किसको देंगे, राष्ट्रपति को नोटिस देंगे। ये दोनों चीजें आपको पता है, क्लियर है कि अगर यहां पे उद्घुमन को क्या करना है, ये आपात खत्म करना है, क्योंकि संसद के पास ताकत है, तो संसद क्या करेगी, अगर सत्र में है तो 1/10 स्पीकर को, और अगर सत्र में नहीं है तो 1/10 सदस्य, इसका मतलब 10% है, वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को नोटिस देंगे।
अब जब राष्ट्रपति को या स्पीकर को नोटिस मिलती है तो क्या होगा, 14 दिन के भीतर सत्र बुलाएगा। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति कहेगा आइए सब लोग, चलो सबको सर्कुलेशन भेज देगा, क्योंकि 1/10 ही ने भी दिया है, बाकी 90% को पता हो न पता हो, तो वो क्या करेगा, एक सर्कुलेशन जारी करके सबको बुलाएगा। कब? 14 दिन के भीतर वो बुला लेगा। अब जब बुलाएगा इन दोनों कंडीशन में, क्योंकि उद्घोषणा द्वारा तो खत्म कर चुका, उसकी दिक्कत नहीं, इन दोनों कंडीशन में जब बुलाता है तो ये दोनों अवस्थाओं में जब भी वो अधिवेशन बुलाएगा, किस चीज के लिए सत्र बुलाएगा? आपात को खत्म करने के लिए। तो उपयुक्त दोनों अवस्था में संसद का बहुमत सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, संसद का बहुमत 50% + 1 वोट अगर पड़ गए तो यहां पे क्या होगा, आपात समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब चाहे राष्ट्रीय आपात हो, राज्य का आपात हो या वित्तीय आपात हो, इसमें यहां पे सिंपल मेजॉरिटी के साथ संसद के बहुमत का यानी 50% + 1 लोगों ने भी अगर वोट डाल दिया तो यहां पे क्या हो गया, आपात समाप्त हो गया। ठीक, तो ये इतनी चीजें आपको यहां भारतीय संविधान के आपात के कंडीशन में देखने को मिली हैं। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि इस पे तो बहुत लंबा लेक्चर चल सकता है, एक पे लंबा लेक्चर चल सकता है कि जिस समय राष्ट्रीय आपात उद्घोषित होता है उस समय मूल अधिकार सारे गायब हो जाते हैं। कौन से मूल अधिकार नहीं जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे नहीं भैया 20 और 21 नहीं जाते हैं, 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। तो जब स्वतः निलंबित होता है तो क्या कोई अधिकार बचे रहते हैं जो बाद में किए जाते हैं? तो ये सारी कंडीशन आपको जब और डिटेलिंग पढ़ेंगे तो मिलेगी। ठीक, अब यहां पे क्या है, जो आपका प्रभाव है ये क्या पड़ेगा? अगर आप कहिए कि राष्ट्रीय आपात लग गया, राज्य का आपात लग गया, वित्तीय आपात लग गया, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए वित्तीय आपात लगा, इसका मतलब पैसे का, तो खर्चे कटौतियां वो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो किसी भी तरीके के खर्चे कटौती या फिर किसी राज्य के खर्चे कुछ भी वो रोक सकता है। ठीक, डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको प्रभाव में उतना ज्यादा डीप नहीं जाना, बस इतना जानिए कि प्रभाव में क्या है, ये सारी चीजें रोक दी जाएंगी। सेकंड नंबर, राज्य के आपात में क्या होता है? राज्य के आपात में क्योंकि राज्य में अब शक्तियां किसके पास आ गई, शक्तियां चली आई हैं सेंट्रल के पास उठ के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो वहां पे ये अब क्या है, इस राज्य के लिए, जिस पर्टिकुलर राज्य में राज्य आपात लगा है उस पर्टिकुलर राज्य के लिए ये क्या करेंगे, कानून बना सकते हैं। क्लियर है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए कानून बनाएगी, राज्य के लिए बनाएगी। सेकंड नंबर अगर हम लोग बात करें तो यहां का जो बजट है, बजट भी कौन पास करेगा, संसद पास करेगी। ठीक है, मेन दोनों मोटा मोटा यही है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपात की। राष्ट्रीय आपात जब होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए हम लोग ने वित्तीय की बात कर ली, वित्त व्यवस्था, राज्य की बात कर ली कि भाई वहां का कानून, तो अब ये सबसे बड़ा आपात है, तो यहां पे क्या हो सकता है, तो यहां पे जो जितने भी राज्य हैं उनमें कोई विधि होगी, तो उन विधियों को बनाने की शक्ति अब किसके पास होगी, तो अब वो संसद के पास चली जाएगी। क्लियर? आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगी, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। आर्टिकल 20 और 21 जिसे हम लोग अनुच्छेद 20 और 21 भी बोलते हैं, वो कभी निलंबित नहीं होगी। पर ये आया किस संविधान संशोधन से, तो वो आया है इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 से। इसके पहले अनुच्छेद 20 और 21 भी क्या होते थे, निलंबित हो जाते थे। ठीक, तो बाकी अगर स्वतः 19 होती है तो कैसे, बाकी कौन करता है, तो बाकी राष्ट्रपति करता है। वो इन सभी आर्टिकलों में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, उसको अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जानिए कि मूल अधिकार निलंबित होते हैं पर 20 और 21 नहीं होते। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। और क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो देखिए केंद्र राज्यों के लिए कानून बना सकती है। तो वित्त व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो
तो केंद्र जो राज्य हैं उनके वित्त व्यवस्थाओं के लिए भी कानून पास कर सकती है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो और क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? तो और प्रभाव में एक सबसे बड़ा प्रभाव है कि जो ये लोकसभा है, लोकसभा 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। अभी इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, तो यहां पे लोकसभा, अगर इस समय आपका राष्ट्रीय आपात है तो राष्ट्रीय आपात के समय चुनाव कराना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहां पे लोकसभा की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये सारे प्रभाव आपके किसके हैं? राष्ट्रीय आपात के। तो आई थिंक आपको ये आपात उपबंध पूरा समझ में आया होगा। इसमें केस लॉज नहीं दिए गए हैं क्योंकि ये वनडे एग्जाम, टेट, सुपर टेट, इन सभी लोगों के लिए बनाया गया है ये। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं है। सिर्फ केस लॉ अगर हटा दिया जाए तो बाकी ये सारा का सारा उन सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसकी और लेक्चर्स चाहिए होंगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पे आप संपर्क कीजिएगा और वहां आपको पता चल जाएगा कि इसकी और लेक्चर्स आपको कैसे मिल सकते हैं, पूरे संविधान की पूरी लेक्चर आपको कैसे मिल सकती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।